पेपर लीक मामले को लेकर के आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि 21 जून को नीट की परीक्षा फिर से कराई जाएगी और इस बार उन्होंने पेपर में गड़बड़ी नहीं होने का आश्वासन दिया है। बता दें कि 14 जून तक छात्रों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वहीं उन्होंने पेपर लीक माफियाओं को लेकर के ये कहा कि पेपर लीक के आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर के कुछ जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा है कि अगली बार जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम 21 जून को होगी। नीट की जो अब परीक्षा होगी वो 21 जून को होने वाली है और इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध हैं और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। ये विंडो खुला रहेगा कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। देखिए, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है। मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। लीक प्रश्न के कई सवालों को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लीक किए जाने की बात भी सामने आई है और क्या कुछ खास बातें सामने आई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता। उनकी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट यूजीसी 2026 से जुड़े हुए मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। सीबीआई के द्वारा इस मामले पे ये तफ्तीश किया जा रहा है किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में प्राइवेट माफिया से जुड़े हुए जो ग्रुप है, उससे जुड़े हुए कई लोग अब जांच एजेंसी सीबीआई के रडार पे आ गए हैं। प्राइवेट माफिया की अगर बात करें तो दरअसल ये सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पे बनाया गया एक ऐसा ग्रुप है जिसके माध्यम से तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जुड़े थे और आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ। और कहा जा रहा है ऐसा कि वहाँ पे ही प्रश्न पत्र वहाँ पे लीक किए गए और जो प्रश्न पत्र वहाँ पे उस ग्रुप पे लीक हुए थे, उसी से जुड़ा हुआ जो 12 नंबर का सेट
जो एनटीए के द्वारा तैयार किया गया था प्रश्न पत्र, वो वहां पर मौजूद था और काफ़ी हुबहू पूरा सवाल मिलते जुलते थे। लिहाजा प्राइवेट माफिया ग्रुप से जुड़े हुए जो तकरीबन 200 लोग हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो उस ग्रुप को क्रिएट किसने किया, किस तरह से लोगों को उसमें ऐड किया गया और पैसे ले लेके कितने पैसे लिए जाते थे उस ग्रुप में ऐड होने के लिए। हालांकि इस ग्रुप के बारे में ये बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जो परीक्षा है 3 मई को आयोजित होने से पहले ही उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था और पैसे ले लेकर उसमें बाकायदा शामिल कराया जा रहा था। और कहा गया था कि सवालों की फहरिस्त इस ग्रुप में आ जाएगा और सवाल को आप देखिए, पढ़िए और जब परीक्षा आप दे देंगे उसके बाद आपको पैसे देने होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो प्राइवेट माफिया ग्रुप भी आप जांच एजेंसी के रडार पे आ चुका है। इससे जुड़े हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ साथ इस मामले में कई सरकारी और प्राइवेट लोग भी जांच एजेंसी के रडार पे हैं। सरकारी कर्मचारी इसलिए कि आखिर किसने उस मामले से जुड़ा हुआ जो तमाम जो सबका रोल है वो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए इस मामले में सीबीआई के हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो 1 मई को हुआ। 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन सामान्य तौर पे दफ्तरों में छुट्टी होती है, उस दिन वो प्रश्न पत्र को लीक किया गया और उससे जुड़े कई जो ग्रुप बना करके सोशल मीडिया पे बाकायदा उस पर अपलोड किया गया और उसके साथ साथ पैसों का भी आपस में बंदरबाट हुआ। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है और आने वाले दिनों में इस मामले में निश्चित तौर पर जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री होने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। उसी के आधार पर जल्द ही इस मामले में सीबीआई के द्वारा कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके मामले में एनआईए ने 7,500 पन्ने की चार्जशीट पेश कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के जरिए भारत में सरकार गिरा करके शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही थी। देखिए एनआईए की चार्जशीट में क्या क्या खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सात 7,500 पन्ने, 588 गवाह और 395 दस्तावेज। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन। 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। आतंक का खौफनाक ऑपरेशन हेवनली हिंद। सफेद कोट के पीछे छिपे थे आतंक के डॉक्टर। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए उस खौफनाक कार बम धमाके के मामले में एनआईए ने इंसाफ की पहली बड़ी फाइल खोल दी। 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 7,500 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें 169 पन्ने सिर्फ उस आतंकी नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है जो भारत की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहा था। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इस कत्लेआम के पीछे अंसार गजवत उल हिंद का हाथ था, जिसके तार सीधे अलकायदा से जुड़े हैं। लाल किला ब्लास्ट यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट दायर किया है। ये चार्जशीट दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया और यहाँ की एनआईए की विशेष कोर्ट में 5 आरोपियों को शरीर भी बाकायदा लाया गया और इसके साथ साथ अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। यानी कि कुल 10 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा ये पटियाला हाउस कोर्ट है जहां पे आरोपियों को लाया गया और जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो चार्जशीट में 588 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया। 395 ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी जिक्र है और 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में भी और उससे जुड़े हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी जिक्र है। लेकिन इस जांच में जो सबसे डराने वाली बात सामने आई है वो है आतंक के चेहरों की प्रोफाइल। ये कोई अनपढ़ या गुमराह नौजवान नहीं, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स थे। एनआईए के मुताबिक इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी था, लेकिन उसके पीछे खड़े थे सफेद कोट पहने वो डॉक्टर जो जीवन देने के बजाय जान लेने की ट्रेनिंग ले रहे थे।
आमिर रशीद मीर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद तक ये वो नाम हैं जिन्होंने कट्टरपंथ की चादर ओढ़कर दिल्ली को तहलाने की साजिश रची। तकरीबन 7,500 पन्नों के बारे में जिक्र है। 7,500 पन्नों का ये चार्जशीट है और जिस तरह से बकायदा आरोपियों के द्वारा किस तरह से AK-47 हथियार, किंगट्रूप राइफल, पिस्टल हथियार किस तरह से जमा किया गया और किस तरह से DNA में डॉक्टर उमर बुन नबी की जो पहचान मुख्य हमलावर के तौर पे की गई, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। ये आतंकी मॉड्यूल सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। चार्जशीट के मुताबिक इन्होंने TATP जैसे घातक विस्फोटक तैयार किए। ये वही विस्फोटक है जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं और इसे ही कार बम धमाके में इस्तेमाल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉड्यूल आधुनिक युद्ध की तैयारी कर रहा था। AK-47 और क्रिंकोव राइफलों के साथ साथ ये लोग ड्रोन और रॉकेट के जरिए IED हमलों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक धमाका करना नहीं बल्कि पूरे देश में आतंकी नेटवर्क का जाल बिछाना है। मॉड्यूल के तहत एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की एक साजिश रची जा रही थी और इस मामले में ये भी सामने आया है कि 6 राज्यों में पूरे मॉड्यूल को तैयार करने का एक जिस तरह से तैयारी की जा रही थी, उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों के बारे में भी कोर्ट को बताया गया। हालांकि जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी NIA और अलग अलग पुलिस एजेंसी की भी बाकायदा जो मदद ली गई उसके बारे में भी जिक्र है और कह सकते हैं कि इस मामले में हालांकि तफ्तीश की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 10 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अभी चार्जशीट दायर किया गया है और एक आरोपी जो खुद को बम ब्लास्ट के दौरान अपने आप को उड़ा लिया था उसके बारे में भी जिक्र है कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचा, कौन कौन से आरोपी उसके मदद कर रहे थे, डॉक्टर शाहीन की भूमिका क्या रही थी उसके बारे में बताया गया था, डॉक्टर मुजम्मिल की भूमिका इस मामले में सामने आई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल के बारे में जिस तरह से अभी तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी NIA, उससे जुड़े हुए कई जो खुलासे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। NIA का दावा है कि अगर वक्त रहते इस मॉड्यूल का पर्दाफाश नहीं किया जाता तो देश के कई अन्य हिस्सों में भी लाल किले जैसे धमाके हो सकते। 7,500 पन्नों की ये चार्जशीट इस बात का सबूत है कि आतंक की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं और इन्हें सींचने वाले पढ़े लिखे लोग थे। अब सबकी निगाहें कोर्ट पर हैं, जहां इन 10 आरोपियों के गुनाहों का हिसाब होगा। उम्मीद है कि 11 बेगुनाहों की मौत को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली NCR के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10,468 पदों पर नियुक्ति होनी है। नियुक्ति को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 20,937 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन गृह विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें 10,468 पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बता दें कि जो जानकारी पहले आ रही थी सीटों की, वो 20,937 पदों पर बहाली होनी थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, पहले 20,000 पदों पर बहाली होनी थी और अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें 10,468 पदों पर ही बहाली हो रही है। आखिर इतने कम पदों पर बहाली क्यों हो रही है, क्या और जानकारी? तो रजनीश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि एक अच्छी खबर भी है कि 10,468 पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति पत्र को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन पहले से जो पद नियुक्त किए गए थे जिस पर बहाली होनी थी वो 20,937 पदों पर बहाली होनी थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजनीश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रजनीश, गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10,468 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन पहले जो सीट थी वो 20,000 से ज्यादा पदों की थी। तो इतनी कम पदों पर ही अभी नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया? क्या अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बचे हुए पद के लिए बहाली के लेकर के नोटिफिकेशन होगा? देखिए रजनीश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10,468 पदों को लेकर के ये नियुक्ति होनी है।
इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। नियुक्ति को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20,937 पदों पर पहले बहाली होनी थी और आपको बता दें कि इसको लेकर के अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 10,468 पदों पर नियुक्ति होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार से बता रहे हैं और अभी गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में पहले से भी जो अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि बहाली की जाए और अब देखिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 10,468 पदों पर नियुक्ति होनी है। और चलिए खबरों आ रहे एक होटल और होटल पर जांच करने पहुंची पुलिस, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची होटल में अफरा तफरी मच गई क्योंकि हाईवे के किनारे इस होटल में चल रहा था डर्टी गेम। आपको बता दें कि यहां डर्टी गेम किया जा रहा था। कैसे पुलिस ने रेड मारी है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हाईवे होटल में डर्टी गेम, कमरों में लग रहे दांव पर दांव, पुलिस का छापा, खेल का खुलासा, कमरों में मिला सामान, पुलिस भी हैरान। ग्वालियर में हाईवे किनारे चल रहे एक होटल के भीतर जो कुछ हो रहा था उसका खुलासा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कमरों के भीतर संदिग्ध गतिविधियां, जुए की महफिल और पुलिस की दबिश में ऐसे राज खुले जिन्होंने होटल की हकीकत सबके सामने ला दी। पुलिस जब बॉर्डर रिसोर्ट पहुंची तो कमरे में युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। हमें कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि टेकनपुर में जो द न्यू बॉर्डर रिसोर्ट करके एक होटल है, वहाँ पर देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और उसमें हमें एक लड़का और लड़की उस होटल में आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं, जिसमें हमें आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है होटल से और उसका मैनेजर जो संचालन करता था उसके पास से भी आपत्तिजनक सामान हमें मिला है। और एक दूसरे कमरे में जुआ भी संचालित किया जा रहा था, जो मैनेजर के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जुए की फड़ सजी हुई थी, जहां से 10 जुआरियों को धर दबोचा गया। मामला ग्वालियर के डबरा टेकनपुर हाईवे स्थित होटल बॉर्डर रिसोर्ट का है, जहां पुलिस को लगातार संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। सूचना इतनी गंभीर थी कि महिला डीएसपी शिखा सोनी के नेतृत्व में पुलिस की 3 अलग-अलग टीमें बनाई गई। पूरी प्लानिंग के साथ होटल पर रेड डाली गई और जैसे ही पुलिस भीतर पहुंची, नजारा देखकर खुद हक्की बक्की रह गई। वहीं दूसरी तरफ होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली तो एक कमरे में लड़का और लड़की संदिग्ध हालत में मिले, जिससे साफ हो गया कि यहाँ लंबे वक्त से प्लानिंग के साथ डर्टी गेम चल रहा था। वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जुए की महफिल चल रही थी, जहाँ 10 लोग ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे थे। पुलिस ने मौके से 15,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक कार और एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस जाँच में यह भी बात सामने आई कि होटल को भीम आर्मी से जुड़ा एक नेता किराए पर लेकर चला रहा था। ये व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों की फोटो अवेलेबल कराता है क्लाइंट को और क्लाइंट जो लड़की पसंद करता है फिर लड़की को और क्लाइंट को बुला के और देह व्यापार का संचालन कराया जाता है। लड़कियां कहाँ की हैं, क्या ऐसे कोई? लड़कियां लोकल की ही हैं। कुछ जो लड़कियां उसने बताई हैं, खैर आज टीम में नहीं पकड़ी गई, लोकल ही बताई हैं, डबरा तरफ की, ग्वालियर की। इसमें कितने लोगों को पकड़ा गया है जी? कितने लोगों को भी पकड़ा गया है? अभी एक आरोपी है जो मैनेजर है उसको पकड़ा गया है और एक आरोपी जो हमें देह व्यापार के में लड़का मिला है साथ में, वो पकड़ा गया है और जुए में जो 10 पकड़े गए उनको भी आरोपी बनाया गया है। कितनी सामग्री बरामद की गई? जुए में 15,000 नगद राशि और 9 मोबाइल और कार बरामद की गई है। जिसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवती और जुआरियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही होटल में चल रही दूसरी गतिविधियों की भी जांच कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में लंबे समय से यह खेल चल रहा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल हाईवे पर बने इस होटल की हकीकत सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और